कि एशिया का सुपर पावर कौन होगा, एशिया का किंग कौन होगा, क्योंकि लगातार चाइना अपनी ही तमाम हरकतों की वजह से घिरता जा रहा है। वहीं अगर भारतीय सरकार की राजनीति और कूटनीति की हम बात करें तो एक के बाद एक जो देश दूर चले गए थे वो करीब होते हुए नजर आ रहे हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत को बहुत फायदा इन देशों से मिल सकता है, चाहे वो मालदीव्स की बात हो, श्रीलंका की बात हो या फिर हम बात करें नेपाल की। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर भी कि किस तरीके से अकेला होता जा रहा है सुपर पावर कहलाने वाला चाइना और किस तरीके से उसके लिए लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। ये रिपोर्ट पहले आप देखें। एशिया का सुपर पावर कौन है? एशिया का नेतृत्व कौन करेगा? आने वाला वक्त किसका होगा? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, हिंदुस्तान। जी हां, वक्त की नजाकत तो कम से कम यही कह रही है कि हिंदुस्तान एशिया का सुपर पावर बनने जा रहा है। हिंदुस्तान एशिया का लीडर बनने जा रहा है। ऐसे में आपके मन में सवाल ये भी उठ सकता है कि हिंदुस्तान लीडर बनने जा रहा है तो फिर चीन कहां होगा? क्या चीन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? भारत और चीन के बीच हमेशा से ही एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ रहती है। फिर चाहे अरुणाचल के पासीघाट एलजी पर सुखोई विमान की तैनाती हो या फिर सरहद पार से चीनी फौज की चालबाजी। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत की कूटनीतियों से एशिया की राजनीति ने जो करवट बदली है उसमें चीन कहीं पीछे छूट गया है। जानकारों की माने तो भारत सरकार की कूटनीति और दक्षिण एशियाई देशों के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव से चीन को झटका लगा है, जिसका फायदा भारत को मिल सकता है। नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में भारत की पकड़ एक बार फिर से मजबूत हो रही है। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार का जाना और पुष्प कमल दहल का सत्ता में आना भारत के लिए अच्छी खबर है। दूसरी ओर श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे के शासन में जहां श्रीलंका चीन की ओर जा रहा था, वहीं अब सत्ता परिवर्तन के साथ ही हालात बदल चुके हैं। साल 2012 में राष्ट्रपति नशीद के इस्तीफे के बाद से ही मालदीव में मारकाट मची हुई थी और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मालदीव में जल्द ही चुनाव हो सकते हैं। भारत सरकार भी मालदीव में चुनाव के पक्ष में है। माना यह भी जा रहा है कि मालदीव में चुनाव हुआ तो एक बार फिर से नशीद का सत्ता में आना तय है। नशीद का सत्ता में आना पूरी तरह से भारत के लिए अनुकूल है। जैसे जैसे साउथ एशिया के देशों में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे भारत की चीन पर कूटनीतिक और राजनीतिक बढ़त भी बनती जा रही है। ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत चीन को उसी की चाल में चकमा देकर आगे निकल जाएगा। राजापाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यह कि दक्षिण एशिया का बॉस कौन होगा। और आपको बता दें कि चीन के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। वहीं अगर हम बात करें इन तीनों ही देशों की, श्रीलंका, मालदीव्स या नेपाल की, तो भारत के लिए यहां से अच्छी खबरें हैं। दक्षिण एशिया का बॉस कौन? नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार जाने से भारत को फायदा है। वहां की जो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनेगी वो भारत की पक्षधर रही है। ओली ने मधेशी आंदोलन के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था और इसीलिए दोनों ही देशों के बीच कड़वाहट आने लगी थी। नेपाल में ओली की सरकार का गिरना चीन के लिए एक बड़ा झटका रहा है। तो चीन किस तरीके से अपनी ही चाल में फंसता जा रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि केपी शर्मा ओली नेपाल को चीन की तरफ ले जा रहे थे। केपी ओली नेपाल को चीन की तरफ ले जा रहे थे और आपको बता दें कि उनकी सरकार गिरने से भारत को अपने आप ही इसका फायदा होगा। इसके अलावा भी नेपाल की नई सरकार वहां की कांग्रेस के समर्थन से बनी है और वो भारत को समर्थन करती रही है। नेपाल की जो कांग्रेस है वो भारत के साथ उसके अच्छे संबंध रहे हैं, अच्छे रिश्तों के वो पक्ष में रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नेपाल से एक अच्छी खबर है भारत के लिए। साल 2012 में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के इस्तीफे के बारे में आपने सुना होगा कि किस तरीके से उन पर
केसेस चलाए गए थे और तब कहा जा रहा था कि मालदीव जैसा देश भी भारत को आंखें दिखाने लगा है, लेकिन विरोधियों ने दावा किया था कि सेना ने नौशीद को सत्ता से बेदखल कर दिया था। नौशीद का सत्ता से जाना भारत मालदीव संबंधों को एक बड़ा झटका था। करीबी माने जाते रहे हैं हिंदुस्तान के नौशीद का सत्ता से जाने के बाद भारत मालदीव संबंधों को बड़ा झटका लगा और उस वक्त कहा गया था कि ये हमारी कूटनीति की कमी है। 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मालदीव का दौरा भी किया था। बहुत छोटा सा देश है मालदीव और इसे लेकर भी किस तरह से राजनीति हो रही है, भारत किस तरीके से इस देश से भी दूरी बना चुका था, ये हम सब ने देखा। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी का भी मालदीव का दौरा रहा, लेकिन वो रद्द हो गया था। अब एक बार फिर से मालदीव की राजनीति में मोहम्मद नौशीद की एंट्री हुई है और कहा जा रहा है कि इलेक्शन अगर हुए तो नौशीद ही वहां के सर्वेसर्वा होंगे। और इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बात करेंगे। कमर आगा जी, सवाल अब ये कि जिस तरह की परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं भारत के आसपास, चाहे हम मालदीव्स की बात करें, चाहे हम नेपाल की बात करें या हम बात करें श्रीलंका की, ये भारत की कूटनीति है या फिर अच्छा समय कि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक परिस्थितियां पॉजिटिव हैं? नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने शशि जी कही। ये दोनों चीजें हैं। कूटनीति के बगैर तो आगे बढ़ता ही नहीं मसला, वो तो है ही, और समय भी हमें फेवर कर रहा है। इसलिए कि ओली की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत, उनका जो नेपाल में की जो गवर्नमेंट थी इससे पहले उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं वहां गए थे और उनका भव्य समारोह वहाँ हुआ था, बहुत ही जबरदस्त वेलकम उनका हुआ था जी। हजारों लोग सड़कों पे आ गए थे और इस तरह का रिसेप्शन किसी दूसरे प्रधानमंत्री को वहाँ नहीं मिला है जी। तो उसके बाद मगर वहाँ पे हालात फिर वो टर्न लिया, वो चाइना की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव करना चाह रहे थे। नेपाल में ये है कि वो नेपालीज जो है वो भारत से उनका संबंध पुराना है, लैंग्वेज, कल्चर और धर्म का है, हजारों साल का है, एक ही लोग हैं इसे कहना चाहिए। दो देश हैं मगर लोग एक हैं और हमेशा से उन्हीं ने भारत की तरफ देखा। तो नेपाल का तो कोई सवाल ही नहीं होता कि कोई भी गवर्नमेंट अगर चाहे भी भारत से अलग करना तो संभव नहीं है जी। अब ये जब से प्रचंडा जी आए हैं दोबारा से उनकी ये बात समझ में आ गई कि ये पॉसिबल नहीं है और उनकी पूरी कोशिश शुरू हुई है कि भारत से अच्छे संबंध बने। तो काफी उम्मीद नजर आ रही है, उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है इस गवर्नमेंट का संबंध बनाने में। मालदीव में भी यही रहा। मालदीव में भी पिछले समय गवर्नमेंट जिस तरीके से हॉब नॉबिंग कर रही थी, वहाँ पे चाइना की बहुत ज्यादा, इन सभी देशों में, चाहे जिनका आपने नाम लिया, चाहे वो नेपाल हो या चाहे वो मालदीव हो या श्रीलंका हो और बांग्लादेश हो, इन सब जगहों पे पिछले काफी समय से चाइना की बहुत हॉब नॉबिंग बढ़ गई थी। चाइना बहुत ये कर रहा था, एड के नाम पे वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा वहां पे बढ़ा रहा था। और इन देशों में खासतौर से बांग्लादेश को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये है कि वो ये देशों से इन देशों से हमारे इतने पुराने संबंध हैं कि इनको अलग भारत से नहीं किया जा सकता। श्रीलंका के भी ये बात समझ में आ गई कि बहुत ज्यादा वो नहीं दूर। मालदीव्स के बारे में आपको याद है कमर आगा जी, एक समय ऐसा भी आया था जब मालदीव्स जैसे छोटे देश के बारे में भी कहा जाने लगा था कि हमारी कूटनीति इतनी लचर और इस तरह की हो गई है कि मालदीव जैसा देश भी भारत को आंखें दिखा रहा है। 10 साल का जो पीरियड था, खासतौर से यूपीए 2 का जो पीरियड था, उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया भारत के पड़ोसी देशों की तरफ जी। और वो बिल्कुल उन्हीं ने टोटल उनका जो कंसंट्रेशन केवल एक चीज पे था, इंडो यूएस न्यूक्लियर। उन ट्रैवल कर रहे थे, कहीं जाते थे, ज्यादा ना उन लोगों को बुलाया जाता था, बिल्कुल उनको इग्नोर किया जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कम से कम ये किया कि पहले ही दिन, जिस दिन उन्होंने को दिल्ली बुला लिया और वो जो सक्सेस हुई वो कि उन्हीं ने कहा कि देखिए जो हमारा मुल्क का डेवलपमेंट का एजेंडा है, हम उससे आप लोग को भी जोड़ना चाहते हैं।
तो जो डेवलपमेंट के नाम पे एक नई लहर पूरे साउथ एशिया क्या वेस्ट एशिया में भी फैल गई। वहां पे भी डिमांड होने लगी कि डेवलपमेंट करो, जहाँ की गवर्नमेंटें नहीं कर रही थी। तो वो उससे जो हुआ अफ्रीका, अफ्रो एशियन कंट्रीज में मैं मानता हूँ सभी जगह एक नई किस्म की डिप्लोमेसी हुई और एक नई आइडियोलॉजी भी सामने इमर्ज के आई कि भैया आज की आइडियोलॉजी जो है जो वो है डेवलपमेंट है और कुछ नहीं है, बाकी सारी आइडियोलॉजीज फेल हो गई, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और जो इस किस्म की चीजें आई थी। इसके अलावा श्रीलंका की भी हम बात कर सकते हैं कमर आगा जी। 28 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां का दौरा किया था, तो उसका भी हम कह सकते हैं असर और फर्क नजर आने लगा। ये शशि जी काफी नजर आया। वहां पे अब जो सरकार है वो भारत की तरफ देख रही है। भारत का एक बहुत अब ये है कि भारत को जो वायदे हम लोगों ने किए हैं, हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि जल्द से जल्द उनको पूरा करे और वहाँ पे डेवलपमेंट के, भारत के जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उससे जोड़ने की कोशिश करे। तो उसमें कई चीजें हैं। एक तो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी जो है उसको आगे बढ़ना चाहिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी, मोदी जी ने उसको दोबारा से साइन किया है। इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड ट्रायंगुलर रोड कनेक्टिविटी, फिर उसके अलावा बांग्लादेश के साथ जो संधि हो गई है और सारा सेटलमेंट हो गए हैं। बॉर्डर जो आइलैंड्स थे, छोटे छोटे जो लैंड की प्रॉब्लम्स थी कनेक्टिविटी की, वो क्लियर हो गई है। तो रेल रोड कनेक्टिविटी अब जल्दी से बननी चाहिए और पूरी मदद मिलनी चाहिए। मालदीव में भी मैं समझता हूँ कि जल्दी से भारत को, हमेशा से भारत की तरफ देखता है। जिस समय वहां पे तख्ता पलटने की कोशिश की थी, भारत पहला मुल्क था जिसने चंद घंटों के अंदर फौज वहां भेजी और वहां पे उस समय जो राष्ट्रपति थे उनका मदद की थी। वो अभी तक नहीं भूले हैं, बिल्कुल हमेशा याद रखते हैं। कमर आगा जी, एक और छोटा सा सवाल जाते जाते, सवाल ये कि जिस तरह से हम एशिया की सुपर पावर, एशिया के किंग की बात कर रहे हैं, कि क्या भारत उसी दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है? बिल्कुल उसी दिशा में है, एक बड़ी पावर के रूप में इमर्ज कर चुका है। और बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम ठीक से आपकी आखिरी लाइन नहीं सुन पाए, लेकिन हम इतना जरूर सुन पाए कि हाँ, भारत उसी दिशा में कदम उठा रहा है और बढ़ चुका है भारत। लेकिन अब चाइना के लिए धीरे धीरे मुश्किलें शुरू हो गई हैं। लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से हमने बात की, चाहे हम बात करें नेपाल की, चाहे हम बात कर लें मालदीव्स की, या हम बात करें श्रीलंका की, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कूटनीति के जरिए इन तमाम देशों को और करीब लाने की कोशिश की है, उसके बाद वाकई में परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। और डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा भी वही कह रहे थे कि यूपीए 2 के टाइम पे इन तमाम देशों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया था, जिसका खामियाजा हमें भुगतना भी पड़ रहा था। लेकिन अब एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और उसका फायदा भी नजर आने लगा है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। आप बने रहे हमारे साथ।